बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पंजाब यूनिवर्सिटी की हम बुक कर रहे हैं। मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। इसका पहला लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है पार्ट 1 की। पार्ट 2 की जो बुक है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें आज हमारे पास सेकंड जो लेक्चर है ना, उसमें हम सिंपल डेफिनेशंस पढ़ेंगे। डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स पढ़ने से जो आपके वो वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं बार बार आपके पैराग्राफ में, आपको समझ लग जाती है कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहला वर्ड आ जाता है जी पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है? अगर मैं सिंपल डेफिनेशन इसकी कहूँ ना, तो हम कहते हैं एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन विच अवर पर्सनल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। वो तमाम चीज़ों का मजमूआ जिसमें हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। यहाँ भी हमने जो टोटल ग्रुप अंडर डिस्कशन, जो टोटल ग्रुप ऑफ अंडर डिस्कशन है ना, और द ग्रुप टू विच रिजल्ट्स विल बी जनरलाइज इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। और पॉपुलेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अगर इसके हम एग्जांपल्स लें, तो अगर कोई भी हमारे पास कॉलेज है, उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको हम क्या कह लेंगे? पॉपुलेशंस कह लेंगे। अगर हमारे इसी तरह अगर कोई भी एरिया, अगर स्कूल कॉलेज है और उसके हमने दरख्त नोट करने हैं कि कितने हैं और कौन कौन से, तो उसके जो ट्रीज हैं वो हमारे पास एज अ पॉपुलेशन हो जाएंगे। तो हर वो एग्रीगेट्स, वो टोटल थिंग्स जिसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। और पॉपुलेशन इज द लार्ज ग्रुप और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके पास ग्रुप होता है अंडर डिस्कशन, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। ये कैपिटल एन से शो हो रहा होता है। अब सेकेंड हमारे पास आ जाता है सैंपल। देखिए, सैंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक में। आप कहते हो जब आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होती है ना, तो वी आर टेकिंग सम पार्ट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम द सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो हम डिफरेंट पार्ट्स जो हैं पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करते हैं। दीज पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द सैंपल। अब सैंपल्स क्या होता है? सैंपल आप ये कह सकते हो द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए, ये पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है ना, तो ये हमारे पास क्या है? क्या सैंपल है। अब इसका करने का मकसद क्या होता है? देखिए, एक तो हमारे पास आंसर जो है वो रिलायबल आ रहा होता है। अगर आपके पास मेथड शॉर्ट भी है ना और आपको आंसर रिलायबल नहीं आ रहा, तो उस मेथड को फॉलो करने का फ़ायदा कोई नहीं होता। इसका फ़ायदा ये क्यों है कि एक तो हमारे पास आंसर एक्यूरेट आ रहा होता है, ठीक है, रिलायबल आंसर आ रहा होता है। दूसरा, हम कम वक्त में कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं और अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो जो सैंपल है ना, वो पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है और उसको हम करते हैं स्मॉल एन से। अब इसकी इन्होंने एग्जांपल दी है, मैं आपको यहीं पे बताती हूँ और कॉलेज से ही रिलेटेड है। वो कहते हैं सम टाइम द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी मेड ऑन द होल पॉपुलेशन, then we choose a subset of population to draw inferences about population. If the inferences from sample to population are going to meaningful, it is imperative that sample should be representative of the population. जो samples का result आता है ना, वो whole population average को show कर रहा होता है, whole population को show कर रहा होता है। अब set of the 500 student being a subset of college in our sample। अब यहाँ हमारे पास क्या है? हम कह रहे थे ना कि हमारे पास एक कॉलेज है और उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास उस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 5000 है। ठीक है। अब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, कि हमारे पास इतना टीम वर्क नहीं है कि हम सारे के सारे स्टूडेंट्स को एनालाइज करें, उनसे क्वेश्चनिंग करें। हम क्या करेंगे? उन 5000 में से हम 1000 जो हैं वो एज अ सैम्पल सेलेक्ट कर लेंगे। और वो ये नहीं कि हमने एक ही क्लास से एक ही जगह से सिलेक्ट करना है। वी आर टेकिंग द सैम्पल फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द पॉपुलेशंस। तो हम जो सैम्पल कलेक्ट करेंगे वो डिफरेंट प्लेसेस से सिलेक्ट करेंगे अपनी पॉपुलेशन से। तो उस सैम्पल्स पे आपने वर्क करना है। फॉर एग्जांपल, आपने 1000 स्टूडेंट डिफरेंट प्लेसेस से सिलेक्ट किए हैं, आप उनसे क्वेश्चनिंग करोगे, आप उनसे आंसर पूछोगे, फिर जो वो आपको आंसर देंगे ना, आपने उसको ओवरऑल जो आंसर आएगा, रिजल्ट है, वो ओवरऑल पॉपुलेशन के रिजल्ट को शो करेगा। एंड द आंसर विल बी एक्यूरेट होगा, ठीक है, एंड रिलायबल होगा। तभी हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। इफ आंसर विल बी रॉन्ग, देन मेथड का तो फ़ायदा ही नहीं है ना कि हम उसको यूज़ करें। मेन चीज़ होती है कि आपका रिजल्ट सही आना चाहिए। सेकेंड, थर्ड डेफिनेशन जो है वो रेशो है। देखिए, रेशियो आपको पता है, रेशियो हमारे पास क्या होता है? फ्रैक्शंस को कह रही होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं द रेशियो ऑफ ए टू बी इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है ए डिवाइडेड बाय बी हमारे पास रेशियो होता है। एग्जांपल, अगर हम कहते हैं देयर आर द 300 फीमेल्स एंड टू रिमेनिंग 200 मेल्स हैं, सो हमारे पास रेशियो क्या होगी? 200 डिवाइड बाई 300। अगर मेल फीमेल रेशियो ले रहे हैं तो मेल को हम पहले लिखेंगे, फीमेल को बाद में डिवाइड कर देंगे। प्रोपोर्शंस क्या है? अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी आपने डिफरेंस रखना है। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन इज द स्पेशल रेशियो ऑफ अ
पार्ट इज टू इट्स टोटल। इन एग्जाम्पल्स द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, जिस तरह हमारे पास आ जाते हैं आर 300 एंड, मतलब आप इसमें क्या करते हो प्रोपोर्शन में कि मेल हो या फीमेल हो उसको आप टोटल पे डिवाइड कर देते हो, और अगर आपने उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है तो आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपके पास आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है प्रोपोर्शंस में, आपने याद रखना। पैरामीटर क्या है, अगर तो रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है फ्रॉम द पॉपुलेशन तो वो पैरामीटर कहला रहा है, अगर रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है फ्रॉम द सैंपल तो वो हमारे पास स्टैटिस्टिक कहला रहा है। तो ये सिंपल डेफिनेशन भी आप लिख लो कि द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर एंड द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक। जो स्टूडेंट अक्सर ना आपसे एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स में फ़र्क है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका डिफरेंस क्या है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारे पास क्या है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो जिसमें हमने कहा द प्रोसेस ड्राइंग एनालाइजिंग रिप्रेजेंटिंग एंड ऑब्टेन रिजल्ट अबाउट डेटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। और स्टैटिस्टिक क्या है कि अगर रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है फ्रॉम द सैंपल, रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। और पैरामीटर हमारे पास क्या है, जैसे कि ऊपर लिखा भी हुआ है, इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन लिखनी है ना तो आप लिखो रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, पॉपुलेशन एंड सैंपल को तो ऑलरेडी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो यहाँ पैरामीटर उन्होंने क्या है कि इट इज़ द क्वांटिटीज कंप्यूटेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन व्हेन इंटायर पॉपुलेशन इज अवेलेबल। पैरामीटर आर फिक्स्ड होते हैं बिकॉज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से रिजल्ट फिक्स्ड होते हैं। एंड हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन अ पॉपुलेशन इन अवर पैरामीटर, प्रोपोर्शन ऑफ कि जितनी फीमेल्स हैं ना आपकी टोटल कॉलेज में वो हमारे पास पैरामीटर करेंगे। स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स आप कह सकते हो ना। आप जब कहते हो कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊँ तो बेटा रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको कुछ बुक में गिवन होती हैं, आपने सिर्फ नोट डाउन करना है। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या है, इट इज़ अ क्वांटिटीज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सैंपल, proportion of female students in a sample of students in a statistic is variable because it varies from sample to sample। statistic जो है ना वो वेरिएबल है बिकॉज ये चेंज हो रही होती है। स्टैटिस्टिक्स के जो फिगर होते हैं ना वो फिक्स नहीं रहते बिकॉज हमारे टू पर्सनस हैं, उनके टेस्ट चेंज होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी, उनकी प्रेफरेंस चेंज होंगी। तो हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है ना इट्स नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल होती है और ये वेरी कर रही होती है फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। सैम्पल वेरिएबिलिटी की सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी के सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी हमारे पास क्या होती है कि एज अ सैम्पल इज द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, देयर मे बी मोर देन वन सैम्पल इन अ पॉपुलेशन, therefore all samples from the same population not identical and with reference to the example another sample of 500 student survey may not contain 300 female student। अब ये हमारे पास क्या है कि सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी क्या होता है कि उसमें चेंजिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। अब अगर आपने सैम्पल सेलेक्ट किए हैं, आपके पास 5000 स्टूडेंट्स था कॉलेज में और आपने 500 सेलेक्ट किए हैं, तो ज़रूरी नहीं है 500 जो आपने सैम्पल सेलेक्ट किए हैं वो सिर्फ फीमेल्स ही होंगी, वो मेल फीमेल्स मिक्स हो सकते हैं। तो जो वेरिएबिलिटी के चांसेस है ना वो आपके पास आ जाते हैं। और सैम्पलिंग हमारे पास क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैम्पल इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग। एक्सपेरिमेंट क्या होता है स्टूडेंट, हम कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या होता है कि एज अ स्टडी इन विच साइंटिस्ट कैन कंट्रोल allocation of treatment to experimental units is called an experiment। Every unit must be capable of receiving every treatment, and the decision as to which unit receives which treatment is determined by an allocation mechanism। This mechanism could be scientists observe the unit and then decide which treatment to apply, which would be an unsatisfactory allocation method। अच्छा, इसमें बता क्या रहे हैं, मेन जो आपको बताती हूँ वो कहते हैं एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें जो आउटकम्स आ रही है ना, किसी भी एक्सपेरिमेंट आउटकम, उस आउटकम को आप सॉल्व करने के लिए जो काम कर रहे हो उसको हम कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट। यहाँ यहाँ जो इन्होंने बताया वो कह रहे हो आप कोई भी ट्रीटमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हो, आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन गिवन गया आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, तो वो एक्सपेरिमेंट यूनिट्स हमारे पास कहलाएगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट यूनिट। एक्सपेरिमेंट यूनिट का मतलब है कि एक यूनिट आप कर रहे हो।
तो हमारे पास एक यूनिट में से डिफरेंट ट्रीटमेंट्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल आएंगी, और उन ट्रीटमेंट्स को देखते हुए हमने अपने डिसीजन को फाइंड करना होता है। फिर उस डिसीजन को लेते हुए हम उस डिसीजन को मोर ट्रीटमेंट्स पे अप्लाई करते हैं। जब मोर ट्रीटमेंट पे अप्लाई करते हैं, अगर तो उसका आंसर सेम आता है तो वी हैव द सेटिस्फैक्ट्री एक्सपेरिमेंट। अगर हमारे पास नहीं है तो अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो बार बार करने से, एक्सपेरिमेंट रिपीट करने से जो ट्रू आंसर है ना वो हम उस तक पहुंच जाते हैं। सैम्पल सर्वे क्या होता है? सर्वे क्या होता है स्टूडेंट, कि आप एक जगह का मुआयना कर रहे हो वहाँ जाकर, ठीक है। सैम्पल सर्वे क्या है कि वो पॉपुलेशन में से वो जगह जो कि आपने एज ए सैम्पल सेलेक्ट किया, उस सैम्पल्स पे आपने वर्क करना है, उसको हम कहते हैं सैम्पल सर्वे। हम कहते हैं इन सैम्पल सर्वे देयर आर नो treatments, the units in population under study are listed, the frame and a sample। देखिए फ्रेम क्या होता है, आपने ये पॉपुलेशन है ना आपके पास लार्ज, आपने यहाँ से ये सैंपल को लगा लिया। अब ये जो फ्रेम है ना इसमें ऑल सैंपल यूनिट्स की जो लिस्ट है वो आएगी, ठीक है। फ्रेम जिस तरह पिक्चर फ्रेम होता है ना, तो वो ओवरऑल पिक्चर को कवर कर रहा होता है, इसी तरह ये भी ओवरऑल पिक्चर आपके साथ डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो सैंपल सर्वे के आपने जो एज अ सैंपल सेलेक्ट किया, आपने उस जगह का सर्वे करना है और वहाँ से आपने रिजल्ट अपने ऑब्टेन करने हैं। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमारे पास होता है कि क्वांटिटी विच डू नॉट वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल, मतलब इसकी फिक्स वैल्यूज होते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा है ना पाई एंड ई एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ये आपके पास आप मैथ में पढ़ो, स्टैट्स में पढ़ो, ये फिक्स्ड होंगे, ये नहीं चेंज होंगे। तो ये होता है कांस्टेंट। अदर स्टैटिस्टिक्स क्या है? अदर स्टैटिस्टिक्स हमारे पास ऑफ द डेटा ओएस अदर स्टैटिस्टिक्स को शो कर रहा है। ये y1 y2 y इज जस्ट अ रेंज ऑफ द डेटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये जो y1 x1 x2 हमने दिए जाते हैं ना, ये हमारे पास क्या होता है कि आपको डिफरेंट वैल्यूज़ को एक एज अ नेम शो करने के लिए हम देते हैं, ठीक है। कि उनके नेम रख देते हैं ताकि हमें अपनी वैल्यूज़ की, डेटा की वैल्यूज़ की जो है वो समझ। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा और इसमें आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। अच्छा, ये दो टॉपिक और भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता होगा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि द डेटा आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टू मैग्नी, मतलब डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ जाएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। और अगर हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के नहीं, यहाँ पे हमारे पास अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर वो कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर है, अगर ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। मॉडल हमारे पास क्या होता है? देखिए मॉडल क्या होता है कि ये एक मैथमेटिकली स्टेटमेंट होता है जिसपे हमने स्टडी करके अपनी वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करना होता है। प्रिडिक्ट करना होता है कि हमने फ्यूचर वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सप्लेन करनी होती है। यहाँ पे आपके पास लिखा भी हो, जिस तरह आप टाइम सीरीज़ में पढ़ते हो, आपको मैंने टाइम सीरीज़ पढ़ाया ना, आप उसमें जाके देखो, वहाँ मैंने इक्वेशन लिखी हुई है वहाँ। रेंडम एरर क्या होता है? अब देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है ना उसमें एरर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्यों? कि उसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो वेरिएबल होती है। तो वेरिएशंस की वजह से हमारे पास चांसेस होते हैं कि हमारे डेटा में एरर आ सकता है। तो रैंडम एरर इज द चांस वेरिएशन इन आवर ऑब्जर्वेशन प्रोसेस, देयर शुड बी कंफ्यूज विद इन कॉमन। अच्छा, इसमें हमारे पास जी याद रखना है, जी हमारे पास क्या है कि वाई वैल्यू माइनस म्यू। आप देखो, आप कहते हो कि हमारे जो, हम देखते हैं कि हमारी जो सेंट्रल वैल्यू ना, वैल्यू उससे कितना दूर है, ठीक है। आप यही नोट करते हो ना, आपकी वैल्यूज़ y1 हो गई, y2 हो गई, y3, उन्होंने yi लिखा है ना, तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ y4। अब आप देखोगे कि आपकी वैल्यूज़ आपकी एवरेज वैल्यू से कितना दूर है। जितना दूर होगी उतना एरर ज़्यादा है और जितना करीब है उतना एरर कम है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो वैल्यू एवरेज से ज़्यादा करीब होती है वो हमारे पास क्या होती है, उसमें एरर कम होता है। तो यही चीज़ वो आपको बता रहे हैं कि जो एरर है वो आपकी ऑब्जर्वेशन और म्यू जो मीन वैल्यू है ना उससे दूरी को शो कर रहा होता है। तो ई इज यूजुअली एज्यूम टू बी अ पॉपुलेशन हैविंग जीरो मीन, रैंडम एरर सम टू जीरो, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशंस इसमें हो सकती हैं। वाई माइनस म्यू इज नॉन एज डिविएशन। डिविएशंस मतलब क्या है? डेविएट मीन होना, दूर होना, ठीक है। कि आपकी वैल्यूज आपकी मीन वैल्यू से कितना डिविएट कर रही है, दूर है, यही आपने डिस्कस करना है। और मीन जो है वो म्यू जो है वो मीन वैल्यू को शो कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।